प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शिक्षा क्लासेस की भव्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हमारा ये तीसरा भाग है राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्नावली का। चलिए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज के इस भाग 3 का पहला प्रश्न है, बागर का भाग है, यानी इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा बागर का एक अंग है? मध्य माही बेसिन, दूसरा ऑप्शन है बनास बेसिन, तीसरा लूनी बेसिन, या उपर्युक्त सभी या तीनों। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि बागर है क्या। ये हमारा राजस्थान है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। पच्चीस सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यहाँ से गुजर रही है। और इस रेखा ने पश्चिमोत्तर थार को यानी अरावली के पश्चिमी भाग को दो उप विभागों में बांट दिया है। ये वाला भाग कहलाता है शुष्क प्रदेश और इधर वाला भाग कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पूर्व की और अरावली के पश्चिमी ढालों तक का जो भाग है ये अर्ध शुष्क प्रदेश है और इसी को कहा जाता है राजस्थान बागर। राजस्थान बागर। अब एक बार ये भी समझ लें कि वास्तव में बागर होता क्या है, क्यों इसे बागर कहते हैं। ये तो पता चल गया हमें कि ये पूरा भाग जो है वो राजस्थान बागर के रूप में जाना जाता है। बागर क्या है, थोड़ा इसके ऊपर हम विचार करते हैं। ये हमारा भारत है। जिस समय हमारी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, अर्थात ये मान लो यूरेशियन प्लेट है और ये हमारा भारतीय प्लेट वाला हिस्सा था। ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी और इस तरह से खिसकते खिसकते ये जाकर यहाँ से टकराई और इस टकराने के परिणाम स्वरूप दो चीजें हुई। एक तो हिमालय की रचना हुई। यहाँ पर हिमालय का उत्थान हुआ, जो तैतीस सागर का मलबा था उसका उत्थान होने के कारण वलित पर्वत के रूप में हिमालय बना। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई कि ये जो इसका प्लेट का उत्तरी भाग था भारतीय प्लेट का, वो नीचे की ओर धंस गया और नीचे की ओर धंसने के कारण एक गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण हुआ। उसे ही कहा जाता है भू अभिनति गर्त। और ये गर्त धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जो जलोढ़ बहाकर लाया गया वो उसमें जमा होता गया और तब निर्माण हुआ इस पूरे उपजाऊ मैदान का। यानी यहाँ पर एक गड्ढा था, भू अभिनति गर्त था, और जो हिमालय के द्वारा, ये मान लें ये हिमालय है, हिमालय द्वारा जो भी नदियां उद्गमित हो रही थी उन्होंने लाला के जो डिपॉजिट किया गड्ढे में जलोढ़ वगैरह, उससे इस मैदान का निर्माण हुआ। और उसके बाद में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कुछ बड़े बड़े गोलाश्मों का यहाँ पर जमाव हो गया। ये पट्टी कहलाती है भाबर।
ये वो भाग है जहाँ पर हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियाँ नजर नहीं आती है, बल्कि इन बड़े बड़े गोलाश्म और पत्थरों के बीच में से कल कल करते हुए पानी का प्रवाह नजर आता है। इसके आगे की लगभग 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी एक और पट्टी है। ये पट्टी कहलाती है तराई। यहाँ पर सभी जगह वनस्पति पाई जाती है, घनी वनस्पति, और ये एक तरह का दलदली प्रकार का प्रदेश है। तो ये दूसरा बेल्ट जो है ये कहलाता है तराई। और इस तराई के दक्षिण की ओर का ये जो संपूर्ण भाग है ये एक मैदान के रूप में स्थित है, और इस मैदान को कहा जाता है जलोढ़ मैदान। अब चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे सोन, केन, बेतवा और इधर से आने वाली चंबल नदी आदि नदियां, इन नदियों के द्वारा इस जलोढ़ मैदान का निर्माण किया गया है। परंतु धीरे धीरे ये जलोढ़ मैदान भी दो भागों में बंट गया। एक मैदान का वो भाग जहां आज भी नित नई उपजाऊ मिट्टियां नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और जमा की जाती है, ये वाला भाग कहलाता है खादर, और इसी को नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। और इस जलोढ़ मैदान का एक भाग वो है जहां अब नदियों द्वारा नित नई उपजाऊ मिट्टियां बहाकर नहीं लाई जाती, और वो भाग कहलाता है बांगर। यानी ये पुरातन जलोढ़ है या प्राचीन जलोढ़ है। बस हमारे राजस्थान में भी इस 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और अरावली के पश्चिमी ढालों के बीच का जो क्षेत्र है ये प्राचीन जलोढ़ से युक्त है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टियाँ नहीं लाई जाती, अब उन मिट्टियों का अभाव है। और इस मैदान को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। पहला ये वाला भाग है जो घग्गर का मैदान कहलाता है। न केवल घग्गर का मैदान बल्कि ये सतलज का भी मैदान है, क्योंकि प्राचीन काल में यहीं से होकर सतलज नदी गुजरती थी, परंतु अब वो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक चुकी है। घग्गर की एक सहायक नदी चौतांग का भी ये क्षेत्र हुआ करता था, और हम ये भली भांति जानते हैं कि यहीं से सरस्वती होकर भी गुजरती थी। तो ये मैदान न केवल घग्गर का बल्कि सरस्वती का, सतलज का या चौतांग नदी का भी मैदान कहलाता है। दूसरा इसका भाग है, ये प्रदेश चूरू झुंझुनू सीकर का प्रदेश है, और ये अंत प्रवाह का क्षेत्र है। हमें इसे शेखावाटी आंतरिक अपवाह का प्रदेश कह सकते हैं। मोटे तौर पर चूरू झुंझुनू सीकर, ये वाला भाग नागौरी उच्च प्रदेश कहलाता है। मुख्यतः इसमें नागौर जिला बल्कि उत्तरी जोधपुर का भी भाग है, और दक्षिणी पूर्वी भाग बीकानेर जिले का भी लगता है, कुछ भाग चूरू का भी लगता है। ये अपने आसपास की भूमि से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ ये जिप्सम का क्षेत्र है, और इसे कहते हैं नागौरी उच्च भूमि या नागौरी उच्च प्रदेश। और इसका आखिरी चौथा भाग, ये लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से उद्गमित होती है, और ये गुजरात में पहुंचकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये संपूर्ण प्रदेश लूनी बेसिन कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो लूनी बेसिन है, इनमें से ये राजस्थान बागर या यूं कह दें कि अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। जहाँ तक बात बनास बेसिन की है, ये बनास नदी उद्गमित होती है, और ये सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर यहाँ से आने वाली चंबल नदी में विलीन हो जाती है। ये पूरा भाग बनास बेसिन कहलाता है, और उपयुक्त सभी हो नहीं सकते। और ये मध्यमा ही मैदान
तो ये माही नदी का प्रदेश है, और चूंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर से माही का मध्य भाग गुजरता है, बस इसी को मध्य माही बेसिन या मध्य माही का मैदान कहते हैं। तो ये वाला भाग जो है ये इस बांगर का भाग नहीं है। वास्तव में लूनी बेसिन जो है वो राजस्थान बांगर यानी अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पर इस पहले प्रश्न का जवाब हुआ 3 लूनी बेसिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदान के संबंध में असत्य कथन, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यह गंगा यमुना के मैदान का ही भाग है। दूसरा, इसका निर्माण इयोसिन काल के पूर्व में हो चुका था। तीसरा है यह मैदान लाल लाल पीली लाल काली कछारी मिट्टियों से युक्त है। और चौथा है कि क्या उपरोक्त सभी गलत है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे गंगा यमुना का मैदान के बारे में पूछा है, अभी हमने देखा था ये हिमालय, और हिमालय के ये दक्षिण का भाग, ये पूरा का पूरा भाग गंगा यमुना का मैदान है। ये गंगा नदी आ रही है, ये यमुना नदी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, इसीलिए इसको उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान का भी भाग कह सकते हैं। तो पहला दे रखा है कि यह गंगा यमुना के मैदान का ही भाग है, पूर्वी मैदान राजस्थान का। ये राजस्थान का पूर्वी मैदान है जो राजस्थान में भाग आया हुआ है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ये हाड़ौत का पठार, और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है। ये पूर्वी उत्तरी पूर्वी मैदान, या इसको हम पूर्वी भाग भी कह सकते हैं। तो ये जुड़ा हुआ है वास्तव में यहाँ के इस विशाल गंगा यमुना के मैदान से, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा दे रखा है इसका निर्माण इयोसिन काल के पूर्व में हो चुका था। अभी मैंने पिछले प्रश्न के संदर्भ में बताया कि जिस समय हिमालय का निर्माण होता है तो उसके भी काफी बाद में, जब हिमालय से जो नदियां उद्गमित हो रही है उनके द्वारा जो जलोढ़ बहाकर लाया गया, वो ही हिमालय के दक्षिण में निर्मित भू अभिनति गर्त में जमा हुआ और उससे इस मैदान का निर्माण हुआ। परंतु ये ध्यान देने की बात है कि इयोसिन और मायोसिन काल में तो हिमालय का निर्माण होना शुरू होता है। हम यूं कह सकते हैं कि महान हिमालय इयोसिन काल में बना और मध्य हिमालय मायोसिन काल में बना, और उसके बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है, और तब कहीं जाके नदियों का उद्गम होता है, और उसके बाद में ये वाला भाग एक मैदान के रूप में परिवर्तित होता है जलोढ़ के जमा हो जाने के कारण। तो इसका मतलब ये है कि इयोसिन काल के पूर्व में इस मैदान का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये गलत है। और रही बात कि ये मैदान लाल लाल पीली लाल कछारी या लाल काली मिट्टियों से युक्त है, बिल्कुल ये मैदान जो है इन सारी प्रकार की मिट्टियों से निर्मित है। ये जो हमारा पूर्वी मैदान है, ये यहाँ पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी का भी मिश्रण पाया जाता है यहाँ पर, और बाकी प्रदेश में कछारी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये वाला कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कथन 2 जो है ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
स्टील ग्रेड चूने के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, स्टील ग्रेड। जहाँ तक चूने के भंडार की बात है, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, नागौर में भी चूने के भंडार हैं, बीकानेर जिले में भी चूने के भंडार हैं और जैसलमेर में भी है। परंतु यहाँ पर बात है केवल चूने के भंडार की नहीं, बल्कि स्टील ग्रेड। वास्तव में जहाँ कहीं पर भी स्टील का निर्माण होता है तो उस स्टील के निर्माण के दौरान उसमें कार्बन की कुछ मात्रा रह जाती है। तो ये जो स्टील ग्रेड लाइमस्टोन होता है, इसका पाउडर उन भट्टियों के अंदर डाला जाता है ताकि वो कार्बन को सौंख सके, एब्जॉर्ब कर सके, और इसीलिए इसका नामकरण भी हो गया स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। जितने भी बड़े बड़े स्टील प्लांट है, चाहे वो भिलाई हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे राउरकेला हो, यहाँ पर स्टील ग्रेड चूने के पाउडर की डिमांड होती है। और ये ध्यान देने की बात है कि राजस्थान का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष करके जैसलमेर जिले का सानू, जैसलमेर जिले का सानू, रामगढ़ और हाबूर, ये 3 जगह फेमस है जैसलमेर जिले की। यहाँ का लाइमस्टोन सामान्य लाइमस्टोन नहीं है, बल्कि वो स्टील ग्रेड लाइमस्टोन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हुआ 4, यानी जैसलमेर। यानी इन चारों ही स्थानों पर लाइमस्टोन तो निकल रहा है, परंतु स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की जहाँ तक बात है तो उसके लिए जैसलमेर जिले का सानू, रामगढ़ और हाबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु कैसी है? मरुस्थलीय, उपोष्ण, शुष्क या उष्णार्द्र? मेरे ख्याल से आप लोग बाकी में तो कहीं अटकने वाले नहीं हो, परंतु खास करके मरुस्थलीय और शुष्क में कहीं न कहीं आप अटकेंगे। देखा जाए तो हमारे यहाँ की जलवायु शुष्क भी है, मरुस्थलीय भी है और उष्ण भी है। परंतु अब जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि जहाँ पर आपको मल्टीपल आंसर नज़र आए, तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वाला भाग है, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ये 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और ये वाला भाग है 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, यानी आइसो हाइट। और इन रेखाओं के कारण ये वाला भाग हो गया है शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला भाग है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला भाग है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और बाकी जो बच गया भाग ये है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो हमारे राजस्थान के आकार की विशालता को देखते हुए और यहाँ की धरातलीय बनावट और वर्षा की मात्रा के कारण पूरे प्रदेश में केवल एक जलवायु प्रदेश नहीं है, बल्कि 5 उप जलवायु प्रदेश है। ये शुष्क तो एक इसका छोटा सा भाग मात्र है। तो ऐसी दशा में चूंकि राज्य के एक बड़े भाग पर मरुस्थल है, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार तो राजस्थान के 67% भाग पर मरुस्थल है, तो ऐसी दशा में राजस्थान की जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु कहना ज़्यादा उचित होगा।
और यूं ये भी ध्यान रखना है कि भारत की जलवायु मानसूनी है, या यूं कह सकते हैं उष्ण अमानसूनी है। और राजस्थान प्रदेश भी भारत का एक राज्य है, अंग है। तो ऐसे में राजस्थान की जलवायु भी उष्ण मानसूनी कहलाती है। परंतु फिर भी ऑप्शन देखते हुए मैं जवाब देना है, क्योंकि एक बड़े भाग पर मरुस्थल है तो हम इसे मरुस्थलीय जलवायु कहना ज्यादा उपयुक्त समझेंगे। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान का दक्षिणी भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये हमारा राजस्थान। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, ताकि फिर हम ये डिसाइड कर सकें कि दक्षिण में कौन सा भाग आता है। ये वाला जो भाग है, व्लादिमीर कोपेन के कोडिंग के अनुसार BWHW प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये वाला भाग BSHW प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये वाला भाग AW प्रदेश के अंतर्गत आता है। और शेष भाग ये CWG प्रदेश के अंतर्गत आता है। और हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिणी भाग, और ये है राजस्थान का दक्षिणी भाग, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये AW प्रदेश, जिसका तात्पर्य होता है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर AW। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन, मटून, नीमच माता, ये सब जगहों के नाम है, छोटे छोटे गांवों के, ढाणियों के। नीमच माता और कारवेरिया का गुड़ा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? बहुत ही सिंपल है। ये सारी जगह, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि खास करके एक दक्कन कोटड़ा, इससे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये सारी की सारी जगह उदयपुर जिले की है। और ये रॉक फॉस्फेट के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रॉक फॉस्फेट, उदयपुर जिले का दक्कन कोटड़ा, बीसासम, नीमच माता, कारबेरिया का घुड़ा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागरीय मानसून की एक शाखा जब अरावली श्रृंखला के पश्चिम से राजस्थान में प्रवेश करती है तो इनमें से क्या प्रभाव होगा? पहला ऑप्शन है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पर्याप्त वर्षा करेगी। दूसरा है उन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाएगी। तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता में कमी हो जाएगी। और चौथा है राज्य के रेतीले मैदान पर वर्षा करती है, जिससे मानसून कमजोर हो जाता है। प्रश्न है अरब सागरीय मानसून की शाखा। आइए समझते हैं इसको मैप के माध्यम से। ये हमारा भारत है।
और ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान। अब बात है मानसून की, अरब सागर की वो शाखा जो अरावली के पश्चिम से प्रवेश कर रही है। ये यहाँ पर अरावली आई हुई है और ये भारत का दक्षिण और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो शाखा आ रही है मानसून की, ये चूंकि अरब सागर से नमी ग्रहण कर रही है, अरब सागर के ऊपर से ये पवनें आ रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये शाखा अरब सागरीय शाखा है। और जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि यही शाखा जब आगे बढ़ती है तो गुजरात में बारिश करने के बाद इसकी एक शाखा अरावली के पूर्व से होकर आगे बढ़ती है और दूसरी शाखा अरावली के पश्चिम से होकर राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और वो ये वाली शाखा है। देखो ये वाला जो पूरा भाग है ये मरुस्थल है और यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमने मानसून के लिए एक अलग से वीडियो डाला था और उसमें ये समझाने की चेष्टा की गई थी कि मानसून दो आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी। मानसून का तात्पर्य केवल वर्षा से नहीं है। वर्षा तो तब होगी जब उन पवनों में नमी होगी, और केवल नमी होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सापेक्षिक रूप से नमी पर्याप्त होनी चाहिए, तब वर्षा होगी। तो जब ये पवनें गुजरात से होके आती है तो गुजरात में वर्षा करती है, क्योंकि गुजरात पूरा का पूरा हरा भरा प्रदेश है। परंतु इस मानसून की पश्चिम की ओर की जो शाखा जो ही राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां के उच्च तापमान के कारण, मरुस्थल के कारण इन पवनों के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। और इस वृद्धि का परिणाम ये होता है कि जो उसमें नमी होती है वो तो उतनी ही रह जाती है, परंतु सापेक्षिक रूप से वो नमी अपर्याप्त हो जाती है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। आर्द्रता वही रहेगी, परंतु तापमान के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे यहाँ पर मान लो पवनों का तापमान था 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और इनमें नमी है 3%, तो 50 डिग्री तापमान पर 3% नमी बरसने के लिए शायद पर्याप्त है। परंतु जब ये पवनें राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में, जो कि मरुस्थलीय प्रदेश है, उच्च तापमान वाला प्रदेश है, यहाँ का तापमान इस समय 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पर जो ही ये पवनें पहुँचेगी, ये 3% की नमी जो है बारिश के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मान लो 60% पर आर्द्रता चाहिए 4%, परंतु वो 3% ही है, यानी सापेक्षिक रूप से बारिश के लिए ये अपर्याप्त है। तो जहां तक पहला ऑप्शन दिया हुआ दक्षिणी पूर्वी भागों में पर्याप्त वर्षा करती है, कैसे करेगी? दक्षिणी पूर्वी भाग तो ये है, जबकि वो तो पश्चिम से प्रवेश कर रही है, इसका मतलब ये तो जवाब नहीं हो सकता। पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है, नहीं, पवनों की आर्द्रता तो 3% थी, यहाँ आएगी तो भी 3% ही रहेगी, यानी ये भी नहीं है। सापेक्षिक आर्द्रता में कमी हो जाती है, एग्जैक्टली, क्योंकि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 3% नमी वर्षा के लिए पर्याप्त है, परंतु 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो नमी पर्याप्त नहीं है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता में कमी हो जाती है। और चौथा है, राज्य के रेतीले मैदान पर वर्षा करती है जिससे मानसून कमजोर हो जाता है। जहां तक वर्षा करती है की बात है, बिल्कुल ये पवनें मरुस्थल पर भी बरस सकती है, परंतु इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाए ऐसा नहीं होता। तो इन चारों में से सही उत्तर जो है वो है तीसरा, यानी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ का इनमें से क्या कारण है?
दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कमजोर पड़ना, अल नीनो के प्रभाव में वृद्धि, राजस्थान में तापमान का कम होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या है। हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन ले चुके हैं पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित, और आपको भली भांति याद भी होगा। पहले तो देखते हैं कि इन पश्चिमी विक्षोभों के आगमन का मार्ग क्या है। भूमध्य रेखा, अफ्रीका महाद्वीप, अरब प्रायद्वीप, और ये भारतीय उपमहाद्वीप, ये यूरोप वाला भाग, और ये भूमध्य सागर। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पश्चिमी विक्षोभों का आगमन, पहले तो ये समझ लें कि विक्षोभ क्या होता है। जितने भी आंधी, तूफान, चक्रवात, प्रतिचक्रवात हैं, ये वायुमंडलीय विक्षोभ कहलाते हैं। और चूंकि ये विक्षोभ यानी ये चक्रवात, ये प्रतिचक्रवात, इन सब का प्रवेश भारत के पश्चिम से होता है, और बस इसीलिए इन्हें हम हमारे संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब ये ध्यान देने की बात है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति या प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर पर होती है। नो डाउट इनके आगमन के लिए वायुदाब का तो अंतर होता ही है, और जिस समय ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करते हैं, हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, और भारतीय भूमि पर चूंकि कम तापमान होता है तो वायुदाब उच्च होगा। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ की तुलना में शीत ऋतु यूरोप की ज़्यादा कठिन है, और ऐसी दशा में वहाँ का तापमान और भी कम होता है, तब वहाँ पर वायुदाब भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में और ज़्यादा होगा। तो अगर अब दूसरे शब्दों में ये कहें कि यहाँ की तुलना में यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी दशा में ये दाब की कमी जो है इन पश्चिमी विक्षोभों को हमारे यहाँ लाती है। परंतु एक बहुत बड़ा कारण और भी है जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस समय यानी शीत ऋतु के समय यहीं पर पश्चिमी जेट पवनें भी स्थित होती है, वेस्टर्न जेट, और ये पश्चिमी विक्षोभों को भारत की ओर लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब पश्चिमी विक्षोभ का कारण तो मेन ये है, और ऑप्शन में दिया हुआ है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कमजोर पड़ना। नहीं, इस मानसून के कमजोर पड़ने से इनका कोई संबंध नहीं है पश्चिमी विक्षोभों का, तो पहला जवाब नहीं है। दूसरा है अल नीनो के प्रभाव में वृद्धि। नो, अल नीनो की उत्पत्ति तो प्रशांत महासागर बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में होती है, जबकि पेरू की जो ठंडी धारा है वो विषुवत रेखीय विपरीत धारा के आगे बढ़ने के कारण, जो कि विपरीत पेरू धारा का रूप ले लेती है, वो विस्थापित हो जाती है। और तब सामान्य परिस्थितियों में जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वेडोर, इन क्षेत्रों पर सामान्यतः तापमान कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। जब वहाँ वायुदाब अधिक होता है तो उसकी तुलना में हमारे हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है। परिणामतः पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें चलती है, तो एक बल मिलता है भारतीय मानसून को। पर जिस समय पेरू की ठंडी धारा तो विस्थापित हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है विषुवत रेखीय विपरीत धारा, जो कि विपरीत पेरू धारा कहलाती है एक्सपांसन होने पर, और तब वहाँ पर सामान्यतः पाए जाने वाले उच्च वायुदाब की बजाय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी तब ऐसी दशा में वायु का जो दिशा क्रम है वो परिवर्तित हो जाता है, और तब भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। अति शीघ्र मैं एक अल नीनो के ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तब अपन उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अल नीनो के प्रभाव का कोई मतलब नहीं है।
रही बात राजस्थान में तापमान का कम होना, अगर राजस्थान में तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा, और जब वायुदाब बढ़ेगा तो वैसे भी पश्चिमी विक्षोभ को वो आकर्षित करने की बजाय प्रतिकर्षित करेगा, तो ये वाला कारण भी नहीं है। तो यहाँ पर जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। परंतु आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि पश्चिमी विक्षोभों को भारत की ओर लाने के लिए पश्चिमी जेट उत्तरदायी है, क्योंकि अगले क्वेश्चन इस तरह के भी आने, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसे जस्ते के भंडारों के लिए निम्न में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कहाँ के भंडार सीसे जस्ते के लिए जाने जाते हैं? अब रही बात, पहला दिया हुआ है मोरिजा बानोल, तो ये तो जयपुर जिले का है और लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तो लो अयस्क के भंडार हैं। दूसरा दिया हुआ है खो दरीबा, तो ये अलवर में स्थित है, और खो दरीबा जो है वो कॉपर के लिए यानी ताम्र भंडारों के लिए जाने जाता है। तीसरी जगह दी हुई है तलवाड़ा लीलवाना, तलवाड़ा लीलवाना कांसवाला, ये सारे बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में एक बांसवाड़ा ही ऐसा जिला है जहाँ मैक्सिमम मैंगनीज निकलता है। हालांकि बहुत बड़े भंडार नहीं है, परंतु फिर भी राजस्थान के दृष्टिकोण से उपयोगी है और यहाँ पर मैंगनीज पाया जाता है। अब आखिरी बच गया राजपुर दरीबा, और ये राजसमंद जिले में स्थित है। बस यहाँ पर सीसा जस्ता पाया जाता है, लेड एंड जिंक सीसा जस्ता। ध्यान रखना है कि राजस्थान में जस्ते का 99% उत्पादन हो रहा है पूरे भारत के कुल उत्पादन का, जबकि भारत के कुल सीसा उत्पादन का 80% राजस्थान से हो रहा है। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि जस्ते का तो लगभग एकाधिकार है ही है, पूर्ण अधिकार, और वैसे देखा जाए तो सीसे में भी एकाधिकार है, यानी मिश्रित रूप से प्राप्त होने वाले इन खनिजों यानी सीसा जस्ते के दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार मोनोपोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल संचय प्रणाली का एक मुख्य लाभ फसल लेना भी है? जोहड़ का फसल से कोई संबंध नहीं है, ये जल संचयन की प्रणाली है। शेखावाटी के जोहड़े प्रसिद्ध है, पहले भी एक वीडियो में ये दिया जा चुका है। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जल संचय से संबंधित, जल सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रणालियों के बारे में विवेचना करेंगे, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जोहड़े का संबंध ये केवल पीने के पानी का साधन है। झालरा, झालरा प्रायः मारवाड़ में प्रसिद्ध है, और किसी बड़े जल स्रोत के पास में निर्मित एक छोटे तालाब नुमा कुएं नुमा जो संरचना होती है उसे झालरा कहते हैं। झाल यानी जो ढाल पर निर्मित हो, ताकि उस बड़े जल स्रोत की जल राशि कुछ कुछ उस कुएं को या तालाब को प्राप्त हो सके। तो इसका उद्देश्य भी फसल लेना नहीं है। और जहाँ तक रन की बात है तो ये दलदली प्रदेश होता है रन, तो उसका उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता फसल, बल्कि पीने के जल से भी उसका कोई संबंध नहीं है। अब बात है खड़ीन की। खड़ीन जो है वो जैसलमेर में प्रसिद्ध है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। उन लोगों ने जैसलमेर, जो कि प्राय शुष्क प्रदेश है और वर्षा बहुत कम होती है, तो उन लोगों ने भविष्य की सुरक्षा के लिए, जल सुरक्षा के लिए खड़ीनों के उपाय को खोजा। खड़ीन बना है खड़ने से। खड़ीन का तात्पर्य ये होता है कि कोई अगर ढाल वाली जमीन है, सपोज करें ये एक हल्की ढाल युक्त जमीन है, ये एक जमीन है, तो इन लोगों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने इसके 3 और पाल बांध दी। ये 3 और पाल बांध दी। ये कच्ची मेड़ होती थी दोनों तरफ, ये तो कच्ची मेड़ होती थी,
और यहाँ पर एक पक्की बाकायदा पत्थरों की दीवार बना दी, क्योंकि पानी का प्रेशर जब ऐसे रहता है तो ये उसको झेल सके। और इसके बीच में यहाँ पर वर्षा का जल आके इकट्ठा होता था। पर जब ऐसा लगता था कि इस खड़ीन में पानी के बाद में भी ओवरफ्लो हो रहा है, तो इन लोगों ने इसके पीछे भी दूसरी खड़ीन का निर्माण कर दिया। इसकी भी दो तरफ की पाल जो है दाएं बाएं वाली, वो तो प्राय कच्ची होती थी, और ये जो है पीछे की ओर ये पक्की होती थी। इस प्रकार से कई खड़ीनें हो सकती थी। अब होता ये था कि ये जल मवेशी भी प्रयोग करते थे और पीने के लिए भी इसके जल का उपयोग किया जाता था, और जल ये कुछ समय बाद में समाप्त हो जाता, और तब पीछे की जो नमी युक्त भूमि रह जाती थी, जिसमें थोड़ी नमी होती थी, तब इसमें हल चला लिया जाता था और फसल बो दी जाती थी, ताकि एक फसल प्राप्त हो सके। तो खड़ीन का संबंध खड़ने से यानी हल चलाने से संबंधित है, और इसीलिए इसका नामकरण हो गया खड़ीन। तो ये ध्यान रखना है कि ये जल संचय की एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें जब जल समाप्त हो जाता और पीछे कुछ कुछ गीली जमीन रह जाती, तब उसमें हल चला दिया जाता और एक फसल ले ली जाती थी। तो वो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर खड़ीन, विशेष करके जैसलमेर क्षेत्र में, और वो भी पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय दलदली क्षेत्र जो नेहड़ कहलाता है, राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, सिरोही पाली। नेहड़ जो है वो वास्तव में कच्छ के रण का भी विस्तार है, और यूं देखा जाए तो लूणी नदी का जो राज्य में अंतिम भाग है, वहां पर उस दलदल का कुछ क्षेत्र आया हुआ है। अगर हम इसे मैप में देखें, ये हमारा राजस्थान, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये लूणी नदी, और इस लूणी नदी का ही ये जो अंतिम भाग है यहाँ पर, ये बाड़मेर और जालोर का कुछ भाग है, जहाँ पर ये कच्छ के रण का विस्तार है। ये कुछ दलदली प्रदेश है, बस यही कहलाता है नेहड़। तो वास्तव में यहाँ पर सही जवाब होगा जालोर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुदाब कटिबंध को डोल ड्रम कहा जाता है? ये भौतिक भूगोल का प्रश्न है, सीधे राजस्थान भूगोल से इसका संबंध नहीं है, फिर भी चलो देख लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी की कुछ वायुदाब कटिबंध भी हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बेल्ट है, ये वास्तव में निम्न वायुदाब की पेटी है। इसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
और यहाँ पर तापमान चूंकि सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, और तब यहाँ की हवाएं हल्की होकर सीधी ऊपर उड़ती है। हमेशा ध्यान रखना है कि हवा आवाज़ तब करती है जब वो लैंड सरफेस से फ्रिक्शन करती है, पेड़ पौधों से टकराती है, परंतु जब हवा हल्की होकर सीधी ऊपर उड़ती है तो उसमें आवाज़ बहुत कम होती है, और इसीलिए यहाँ शांति पाई जाती है, और इसीलिए इसे कहा जाता है शांत कटिबंध। शांत कटिबंध यानी डोल ड्रम की पेटी। तो हमें ध्यान रखना है कि वैसे जवाब ये है। रही बात उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, तो लगभग 30 से 40 डिग्री उत्तरी और 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास ये दो उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। बस इन्हीं को कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, उच्च वायुदाब की पेटियां। और यहाँ पर पाई जाती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां, लगभग 60 से 65 डिग्री उत्तरी और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास। ये दो पेटियां हैं सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, उपध्रुवीय सॉरी निम्न वायुदाब की पेटियां, लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां। और दोनों पोल्स पर यहाँ पर वापस तो उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, और इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो इस प्रकार से वायुदाब की 7 पेटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बीच वाली जो पेटी है ये कहलाती है शांत कटिबंध या डोल्ड्रम, जो कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। कैसी लगी आपको श्रृंखला की ये कड़ी? हमें वापस ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छे प्रश्नों का समावेश कर सकें। थैंक यू।